A short story from a writer's diary। शुरुआत कुछ सवालों से। क्या इंसान की सबसे बड़ी समस्या अज्ञान है या फिर उसका जरूरत से ज़्यादा आत्म जागरूक होना? जब सच हमें खुश रख सकता है तो फिर हम झूठ क्यों बोलते हैं? क्या एक आदर्श समाज तब भी आदर्श रह सकता है जब उसमें इंसान के अंदर अहंकार प्रवेश कर जाए? क्या खुशी को सच में समझने के लिए सफरिंग से गुजरना जरूरी है? हम उन चीजों को आखिर क्यों बर्बाद कर देते हैं जिन्हें पाने के लिए हमने कभी पूरी जान लगा दी थी? क्या एक इंसान का प्रेम सच में दूसरे इंसान की जिंदगी बदल सकता है? और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ रैशनैलिटी और लॉजिक के दम पर हम अपनी जिंदगी को कोई मीनिंग दे सकते हैं? इन सवालों को सुनकर शायद आपको लगे कि हम किसी फिलॉसफी किताब को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन नहीं। हम आज बात कर रहे हैं फायोडोर दोस्तोयेव्स्की की एक बेहद छोटी लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली डीप स्टोरी, द ड्रीम ऑफ अ रेडिकुलस मैन की। और सबसे पहले एक बात क्लियर कर दें, ये नोवेल नहीं है। यह दोस्तोयेव्स्की की एक शॉर्ट स्टोरी है जो उनके प्रसिद्ध वर्क राइटर्स डायरी में 1877 में प्रकाशित हुई थी। इसकी लेंथ छोटी भले है, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि इसके आइडियाज छोटे हैं। असल में कई बार कुछ कहानियां इतनी छोटी होती है कि आप उन्हें 1 घंटे में पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके सवालों से बाहर निकलने में पूरी जिंदगी लग जाती है। एंड दिस इज द वन ऑफ दोज स्टोरीज। कहानी का प्रोटैगोनिस्ट खुद को कहता है द रेडिकुलस मैन, एक ऐसा आदमी जिसे लगता है कि दुनिया में कुछ भी मीनिंगफुल नहीं है। उसने लाइफ को ऑब्जर्व किया है, सोसाइटी को देखा है, ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश की है, और धीरे धीरे उसके अंदर एक डेंजरस कंक्लूजन पैदा होता है। नथिंग मैटर्स। अगर हैप्पीनेस टेम्पररी है और रिलेशनशिप टूट जाते हैं, अगर लोग झूठ बोलते हैं, अगर मोरालिटी भी इंसानों द्वारा बनाई हुई चीज है, अगर अंत में हर इंसान को मरना ही है, तो फिर जीने का क्या मतलब? यही थॉट धीरे धीरे उसके अंदर निहिलिज्म पैदा कर देती है। निहिलिज्म यानी यह विश्वास कि लाइफ का कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है। और एक दिन वो डिसाइड करता है कि अब वो सुसाइड करेगा, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक छोटी सी घटना होती है जो देखने में बहुत छोटी है। एक छोटी सी बच्ची, एक डेस्परेट रिक्वेस्ट, और एक आदमी जो इनिशियली उसकी मदद करने से मना कर देता है। उसे तब बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस छोटी बच्ची की आवाज उसके पूरे वर्ल्ड व्यू को बदलने वाली है। उस रात वो सो जाता है और फिर उसे एक ड्रीम आता है, लेकिन यह कोई ऑर्डिनरी ड्रीम या सपना नहीं है। वह खुद को एक दूसरी दुनिया में देखता है, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान अभी करप्ट नहीं हुआ, जहां लोग एक दूसरे को धोखा नहीं देते, जहां जेलेसी नहीं है, जहां ग्रीड नहीं है, जहां कोई दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करता, जहां लव पॉजेसिव नहीं है, जहां लोग नेचर के साथ हार्मनी में रहते हैं। बेसिकली यह एक पैराडाइज है। और हमारा रेडिकुलस मैन सोचता है maybe this is how human beings were actually meant to live। लेकिन फिर कुछ बदलता है, बहुत धीरे। पहले एक छोटा सा झूठ, फिर दूसरा, फिर कंपैरिजन, फिर ईगो, फिर जेलेसी, फिर डिजायर, और देखते ही देखते पैराडाइज बदलने लगता है। और यहाँ राइटर दोस्तोयेव्स्की हमें एक टेरिफाइंग ट्रूथ के सामने खड़ा कर देते हैं। शायद इंसान को दुखी करने के लिए किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं होती। कभी कभी इंसान खुद अपने पैराडाइज का सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस परफेक्ट वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई वॉर नहीं हुई, कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं आया, कोई मॉन्स्टर नहीं आया। बस ह्यूमन कॉन्शियसनेस ने पूरे पैराडाइज को बदल दिया। और यहीं से कहानी फिलॉसफी से साइकोलॉजी बन जाती है।
क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ह्यूमन बिकेम बैड, क्यों? असल सवाल है, जब इंसान को सब कुछ मिल जाए तब भी वो डिससेटिस्फाई क्यों हो जाता है? क्या हमें हैप्पीनेस चाहिए, या हमें हमेशा कुछ ऐसा चाहिए जो हैप्पीनेस से थोड़ा आगे हो? क्या हमें फ्रीडम चाहिए, या फ्रीडम मिलने के बाद हम खुद बाउंड्रीज बनाते हैं? क्या हमें लव चाहिए, या लव मिलने के बाद हम उसे कंट्रोल करने लगते हैं? क्या हमें ट्रूथ चाहिए, या कभी कभी हम अपने ही बनाए हुए लाइज यानी झूठे जाल में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं? दोस्तों, विस्की की यह छोटी सी स्टोरी इन्हीं कॉन्ट्राडिक्शन को खोलती है, और शायद इसलिए द ड्रीम ऑफ अ रेडिकुलस मैन सिर्फ एक आदमी का ड्रीम नहीं है, यह ह्यूमैनिटी का मिरर है, एक ऐसा मिरर जिसमें शायद हमें दुनिया से ज्यादा खुद की इमेज दिखाई देती है। द रेडिकुलस मैन, जब जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं बचा। अब कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जो बाहर से बिल्कुल ऑर्डिनरी है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी लड़ाई चल रही है जिसके बारे में दुनिया को कुछ पता ही नहीं। वह खुद को रेडिकुलस मैन कहता है। रेडिकुलस यानी हंसी का पात्र, ऐसा इंसान जिसकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वह खुद को रेडिकुलस इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो मूर्ख है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई समझ ली है। और उसकी वो सच्चाई क्या है? कुछ भी मीनिंगफुल नहीं है। वो बहुत सोचता है, इतना सोचता है कि इवेंचुअली थिंकिंग इटसेल्फ बिकम हिज प्रिजन। वह लोगों को ऑब्जर्व करता है। लोग सुबह उठते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, फिर रिकंसाइल करते हैं, और फिर वही लड़ाई, फिर वही डिजायर्स, फिर वही डिसअपॉइंटमेंट, और आखिर में मौत। उसे ये पूरी ह्यूमन लाइफ एक मूर्ख की साइकिल जैसी लगने लगती है, और उसके दिमाग में एक सवाल घूमता रहता है, अगर अंत में सब खत्म होना है तो फिर शुरुआत का मतलब क्या है? अब ध्यान दीजिए, यह सिर्फ सैडनेस नहीं है, यह डिप्रेशन का सिंपल डिस्क्रिप्शन भी नहीं है, यह उससे भी कहीं ज्यादा फिलॉसफिकल स्थिति है। इसे कहते हैं निहिलिज्म, जब इंसान यह मानने लगे कि एग्जिस्टेंस का कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है। और यहीं दोस्तों विस्की की कहानी हमारे लिए अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि हम भी कभी कभी ऐसे ही सोच में फंस जाते हैं। शायद हम सुसाइड के बारे में ना सोचे, लेकिन हम कहते हैं इन सब का क्या फायदा, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा, लोग आखिर बदलते ही हैं, जिसे प्यार किया वही धोखा देकर चला गया, इतना अच्छा बनने से क्या फायदा होगा, एंड में तो सबको जाना ही है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हम इन थॉट्स के साथ जीते रहते हैं, लेकिन हमारा रेडिकुलस मैन एक स्टेप आगे जा चुका है। उसने डिसाइड कर लिया है आई विल डाई। और यहाँ कहानी का एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल पॉइंट आता है। उसने सुसाइड करने का डिसीजन इमोशनल इम्पल्स में नहीं लिया है, वो ऑलमोस्ट रैशनल कैलकुलेशन की तरह इसे देखता है। उसके लिए डेथ कोई ड्रामेटिक ट्रेजेडी नहीं है। वो सोचता है अगर लाइफ मीनिंगलेस है तो डेथ से क्या फर्क पड़ता है। और शायद यही चीज सबसे डेंजरस है, क्योंकि जब इंसान इमोशनली टूटता है तो कभी कभी उसे बचाया जा सकता है, लेकिन जब इंसान अपने डिस्ट्रक्शन को लॉजिक से जस्टिफाई करने लगता है तब उसकी सोच खुद उसके खिलाफ एक वेपन बन जाती है। वह एक दिन अपने कमरे में बैठा है, उसके पास एक गन है। उसने डिसाइड कर लिया है कि आज रात वो खुद को गोली मार देगा, लेकिन फिर वो बाहर निकलता है और रास्ते में एक छोटी बच्ची उसके पास आती है। अब सोचिए, एक आदमी जिसने पूरी ह्यूमैनिटी को मीनिंगलेस डिक्लेयर कर दिया है, एक आदमी जो कह रहा है नथिंग मैटर्स, उसके सामने एक बच्ची आती है और वो बच्ची उसे हेल्प के लिए पुकारती है, मदद के लिए। बच्ची रो रही है, वो डेस्परेटली चाहती है कि ये आदमी, ये रेडिकुलस मैन उसके साथ चले। शायद उसकी माँ बीमार है, वो डरी हुई है, उसे किसी की जरूरत है।
लेकिन हमारा प्रोटैगोनिस्ट रेडिकुलस मैन वो उसे इग्नोर कर देता है। वो कहता है लीव मी अलोन और आगे बढ़ जाता है। लेकिन कुछ स्टेप चलने के बाद कुछ बदलता है। वो बच्ची उसके पीछे आती है, वो उसे पुकारती है, उसकी आवाज में डिस्परेशन है और अचानक उस आदमी के अंदर कुछ हलचल महसूस होती है। वो फिर भी उसकी मदद नहीं करता है। ये रेडिकुलस मैन उसे छोड़कर अपने घर चला जाता है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, उस बच्ची की आवाज इस रेडिकुलस मैन के दिमाग में अटक गई है। और यही दोस्तोयेव्स्की का ब्रिलियंस स्टोरी शुरू होती है। उसने कोई बड़ा फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, उसने बस एक रोती हुई बच्ची को उस आदमी के सामने खड़ा कर दिया। राइटर ने इस रोती हुई बच्ची को उस आदमी के सामने खड़ा कर दिया और सडनली उसका पूरा फिलॉसफी सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि फिलॉसफी कह रही थी नथिंग मैटर्स, लेकिन एक इनोसेंट चाइल्ड की सफरिंग ने उसके भीतर से एक दूसरी आवाज निकाली, मे बी समथिंग डज मैटर। अगर सचमुच कुछ भी मैटर नहीं करता तो उस बच्ची की तकलीफ उसे डिस्टर्ब क्यों कर रही है? अगर मोरालिटी सिर्फ एक सोशल कंस्ट्रक्ट है तो उसे गिल्ट क्यों महसूस हो रहा है? अगर ह्यूमन कनेक्शन मीनिंगलेस है तो एक स्ट्रेंजर की आवाज उसके मन में इतनी गहराई से क्यों रह गई? और यहीं से कहानी एक नया टर्न लेती है। वो अपने कमरे में लौट आता है, गन अभी उसके पास है, सुसाइड का डिसीजन अभी भी मौजूद है, लेकिन अब उसका माइंड पीसफुल नहीं है। उस बच्ची का चेहरा, उसकी आवाज, उसकी हेल्पनेस सब उसके भीतर घूम रहा है और वो सोचने लगता है अगर मुझे सच में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता तो फिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन इसी सवाल ने उसके निहिलिज्म में पहली दरार डाल दी और फिर वह सो जाता है। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिस्सा, द ड्रीम। एक ऐसा ड्रीम जो पहले उसे उसकी दुनिया से दूर ले जाता है, लेकिन आखिर में उसे उसी दुनिया में वापस भेजता है, एक बिल्कुल अलग इंसान बनाकर। वो ड्रीम देखता है कि वो मर चुका है, लोग उसे दफना चुके हैं, अर्थ पीछे छूट चुका है और वह एक ऐसी दूसरी दुनिया की तरफ जा रहा है, एक ऐसी दुनिया जहाँ ह्यूमैनिटी अभी करप्ट नहीं हुई है, जहाँ इंसान ने अभी झूठ बोलना नहीं सीखा। और यही वह मोमेंट है जहाँ दोस्तोयेव्स्की का असली फिलोसफिकल एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। क्योंकि अब सवाल है, अगर इंसान को बिल्कुल परफेक्ट वर्ल्ड दे दिया जाए तो क्या इंसान उसे परफेक्ट रहने देगा? यही हम अगले हिस्से में देखेंगे, क्योंकि पैराडाइज तो उसे मिल गया था, लेकिन पैराडाइज को डिस्ट्रॉय करने वाला इंसान भी वो, द परफेक्ट वर्ल्ड, जब इंसान ने स्वर्ग को खुद बर्बाद कर दिया। अब तक हमारा रेडिकुलस मैन एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जिसमें उसे कोई मीनिंग दिखाई नहीं देता था। उसे लगता था कि इंसान झूठ बोलता है, सेल्फिश है, रिलेशनशिप में आखिरकार टूट जाते हैं और मोरालिटी भी सिर्फ कन्वीनियंस का दूसरा नाम है। और फिर वह सो जाता है। उसे एक सपना आता है, लेकिन यह सपना सिर्फ सपना नहीं है, यह दोस्तोयेव्स्की का एक फिलोसफिकल एक्सपेरिमेंट है। इस सपने में वो देखता है कि वो मर चुका है, उसका शरीर धरती के नीचे है और फिर किसी अजीब तरीके से वो इस दुनिया से निकलकर एक दूसरी जगह पहुंच जाता है, एक दूसरा अर्थ। लेकिन इस अर्थ पर हमारी अर्थ जैसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। यहाँ इंसान अभी करप्ट नहीं हुआ है। वह उस दुनिया को देखता है और पहली बार उसके अंदर एक फीलिंग आती है, अमेजमेंट। तो सोचता है, क्या ऐसी दुनिया सच में एग्जिस्ट करती है? वहाँ के लोग सिंपल हैं, लेकिन उनकी सिंप्लिसिटी स्टुपिडिटी नहीं है। वे इनोसेंट है, लेकिन नेव नहीं। वे एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करते। उनके बीच प्यार है, लेकिन पोजेसिवनेस नहीं। उनके बीच फ्रीडम है, लेकिन क्योस नहीं। उनके पास नॉलेज है, लेकिन नॉलेज ने उन्हें एरोगेंट नहीं बनाया। वे नेचर के साथ रहते हैं, एक दूसरे की खुशी में जेन्युइनली खुश होते हैं। कोई किसी से जेलस नहीं करता, कोई किसी से ज्यादा बनने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई यह साबित करने में बिजी नहीं है कि मैं तुमसे बेहतर हूं। और हमारा रेडिकुलस मैन उन्हें देखता रहता है।
धीरे धीरे उसे समझ आता है ये लोग खुश हैं क्योंकि इन्हें खुश होने के लिए किसी दूसरे को हराना नहीं पड़ता। और शायद यही पॉइंट आज की दुनिया के लिए भी बहुत पावरफुल है। हम अक्सर हैप्पीनेस को कंपैरिजन से मेजर करते हैं। उसके पास मुझसे ज़्यादा है, उसकी लाइफ मेरी लाइफ से बेटर है, उसके फॉलोवर्स ज़्यादा हैं, उसका करियर आगे है, उसका रिलेशनशिप परफेक्ट दिखता है। और धीरे धीरे हम हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करने के बजाय मेजर करने लगते हैं। लेकिन उस ड्रीम वर्ल्ड में यह डिजीज नहीं है। वहाँ कोई अपने जीवन की वैल्यू दूसरे के जीवन से कंपेयर नहीं करता, इसलिए वहाँ जेलेसी नहीं है। और जहाँ जेलेसी नहीं है वहाँ इनसिक्योरिटी भी बहुत कम है। हमारा प्रोटैगोनिस्ट उनके बीच रहने लगता है और एक स्ट्रेंज चीज होती है, वह खुद भी बदलने लगता है। जिस आदमी को दुनिया मीनिंगलेस लगती थी वही आदमी अब लव फील कर रहा है। वह लोगों को जेन्युइनली प्यार करने लगता है, उनके साथ हंसता है, उनके साथ रहता है, उनके दुख को महसूस करता है और पहली बार समझ आता है कि मे बी मीनिंग इज नॉट समथिंग यू डिस्कवर इंटेलेक्चुअली, मे बी मीनिंग इज समथिंग यू एक्सपीरियंस थ्रू लव। और यही दोस्तोयेव्स्की की सबसे ब्यूटीफुल फिलोसफिकल इंसाइट में से एक है। हम अक्सर लाइफ का मीनिंग खोजने के लिए बहुत दूर चले जाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, फिलॉसफी पढ़ते हैं, सक्सेस चेज करते हैं, मनी चेज करते हैं, रिकॉग्निशन चाहते हैं, लेकिन शायद मीनिंग कभी कभी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। कभी मीनिंग बस इतना होता है कि किसी के लिए जेन्युइनली प्रेजेंट होना। लेकिन फिर एक दिन वह उस दुनिया के लोगों से एक छोटी सी बात कह देता है, एक ऐसी बात जिसे हम नॉर्मली इनसिग्निफिकेंट समझेंगे, लेकिन वही बात सब कुछ बदल देती है। वह उन्हें झूठ बोलना सिखा देता है। हाँ, यही टर्निंग पॉइंट है। अब सोचिए, उस दुनिया में सब लोग ऑनेस्ट थे, किसी को झूठ की अभी लत नहीं लगी थी और जरूरत भी नहीं थी, किसी को मैनिपुलेशन करना नहीं आता था। लेकिन हमारे प्रोटैगोनिस्ट ने उन्हें बताया यू कैन लाई। वहीं से शुरू में लाई बहुत छोटा था, इतना छोटा कि शायद कोई उसे डेंजरस भी ना माने। लेकिन दोस्तोयेव्स्की हमें दिखाते हैं कि करप्शन हमेशा बड़े अपराध से शुरू नहीं होती, कभी कभी वह सिर्फ एक छोटी सी डिसऑनेस्टी से शुरू होती है। पहले उन्होंने झूठ बोला, फिर उन्होंने अपने झूठ को जस्टिफाई किया, फिर उन्हें लगा अगर ये झूठ हमारे लिए कन्वीनियंट है तो इसमें गलत क्या है। और फिर एक और सवाल आया, अगर मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए झूठ बोल सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं। और यहीं से कंपैरिजन शुरू हुआ। कंपैरिजन से कंपटीशन, कंपटीशन से सुप्रियोरिटी, सुप्रियोरिटी से जेलेसी और जेलेसी से कॉन्फ्लिक्ट। धीरे धीरे वे लोग बदलने लगे। जो लोग पहले एक दूसरे से प्यार करते थे अब वे एक दूसरे से compete करने लगे। जो पहले नेचुरली खुश थे अब दूसरों के साथ ज़्यादा खुश दिखावा करने लगे। जो पहले एक दूसरे पर विश्वास करते थे अब सस्पिशियस होने लगे। और फिर इन सब के बीच ईगो ने एंट्री ले ली। यही दोस्तोयेव्स्की का सबसे अनकंफर्टेबल आइडिया आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि ह्यूमन प्रॉब्लम का कारण एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस है, जैसे गरीबी, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, एजुकेशन की कमी, रिसोर्स की कमी। लेकिन दोस्तोयेव्स्की पूछते हैं, अगर मैं तुम्हें एक परफेक्ट सोसाइटी दे दूं तब? अगर सबको इनफ रिसोर्स मिल जाए तब? अगर कोई भूखा ना हो तो? अगर कोई ऑप्रेस्ड ना हो तो? अगर कोई वार ही ना हो तो? अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो तो? अगर हर इंसान फ्री हो तो क्या तब भी ह्यूमैनिटी ऑटोमेटिकली पीसफुल हो जाएगी? दोस्तोयेव्स्की का आंसर होता है नॉट नेसेसरली। क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं है, प्रॉब्लम ह्यूमन हार्ट में है, हम इंसानों के दिल में है। और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब यह पैराडाइज ऑलमोस्ट पहचान में नहीं आता। लोग अब आर्ग्यूमेंट करते हैं, एक दूसरे को घृणा से देखते हैं, हर्ट करते हैं, अपने डिज़ायर को डिफेंड करते हैं, अपनी सुपीरियरिटी साबित करते हैं। और सबसे पेनफुल बात, उन्हें पता ही नहीं चलता कि ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से शुरू हुआ था। एक छोटा सा झूठ से
इतनी बड़ी ट्रेजेडी में वो कैसे बदल गया। लेकिन यहाँ कहानी और भी डीप हो जाती है, क्योंकि हमारा रेडिकुलस मैन ये सब देख रहा है और उसे रियलाइज होता है मैंने ये किया है। उसने उन्हें करप्शन इंट्रोड्यूस किया, उसने उन्हें झूठ बोलना सिखाया और अब वो खुद उनकी सफरिंग का विटनेस बन चुका है। उसके अंदर गिल्ट पैदा होता है, लेकिन यह गिल्ट सिर्फ रिग्रेट नहीं है, यह रियलाइजेशन है। पहली बार उसे समझ आता है कि हम सिर्फ अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। कभी कभी हमारे वर्ड्स भी किसी दूसरे की जिंदगी बदल सकते हैं। हमारी एक छोटी सेल्फिश चॉइस किसी दूसरे के लिए बहुत बड़ी चोट बन सकती है। हम किसी को कैजुअली झूठ बोलते हैं, लेकिन सामने वाला शायद उसी झूठ के आधार पर पूरी जिंदगी का डिसीजन ले लेता है। हम किसी को कैजुअली रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन उसके लिए यह रिजेक्शन उसके सेल्फ वर्थ का सवाल बन जाता है। हम किसी को छोटा समझकर बोल देते हैं तुमसे नहीं होगा, और शायद वही सेंटेंस उसके अंदर सालों तक रह जाता है। इसलिए दोस्तोयेव्स्की का सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या इंसान इविल है, बल्कि हम अपने एग्जिस्टेंस से दूसरों की दुनिया को कितना प्रभावित करते हैं। अब हमारा प्रोटैगोनिस्ट पूरी तरह बदल चुका है। जो आदमी शुरुआत में कह रहा था नथिंग मैटर्स, अब वही आदमी चीखना चाहता है एवरीथिंग मैटर्स, अ लाई मैटर्स, अ एक्ट ऑफ अ काइंडनेस मैटर्स। एक छोटी बच्ची की मदद मांगना मैटर्स, एक इंसान का दूसरे इंसान से प्यार करना मैटर्स, और शायद एक इंसान का यह डिसाइड करना कि वो बेहतर इंसान बनेगा, ये भी मैटर्स करता है। फिर उसकी आँख खुलती है, वो अपने कमरे में वापस से आता है, वही दुनिया, वही अर्थ, वही लोनलीनेस, वही प्रॉब्लम, लेकिन वो आदमी अब वो नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसका सुसाइड करने का डिसीजन खत्म हो चुका है, क्योंकि उसने ड्रीम में एक ऐसी चीज देख ली जिसे वो अब अनसीन नहीं कर सकता। ह्यूमन बीइंग्स आर कैपेबल ऑफ लव, और अगर लव पॉसिबल है तो मीनिंग भी पॉसिबल है। तो अब वो क्या करता है, वह लोगों को यह ट्रूथ बताने निकल पड़ता है, लेकिन सोसाइटी उसे सीरियस नहीं लेती। लोग उसे रेडिकुलस कहते हैं, उसे लगता है कि वो पागल है। वो जिस चीज़ की बात करता है लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इस बार उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसे अपनी रेपुटेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस कुछ भी मिल चुका है, दैट इज़ पर्पस। और यहीं से कहानी सबसे ब्यूटीफुल कंक्लूजन की तरफ जाती है, एक ऐसा कंक्लूजन जो हमें पूछने पर मजबूर कर देती है कि अगर आपको दुनिया बदलनी हो तो क्या आपको पूरी दुनिया बदलने की ज़रूरत है, या बस एक इंसान के साथ सचमुच प्यार से पेश आना ही शुरुआत हो सकती है। पार्ट 3, एक छोटी बच्ची, एक सपना और पूरी जिंदगी का बदल जाना। अब तक की कहानी में हमने देखा कि एक आदमी जो ये मान चुका है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं, एक ड्रीम में ऐसी दुनिया देखता है जहां इंसान इनोसेंट, लविंग और पीसफुल है। लेकिन उसी पैराडाइज को धीरे धीरे झूठ, ईगो, जेलेसी और पॉजिटिवनेस डिस्ट्रॉय कर देती है। और जब उसकी आँख खुलती है तो उसके पास एक चॉइस है, वो फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट सकता है या फिर उस ड्रीम को अपनी जिंदगी का पर्पस बना सकता है। और वो दूसरा रास्ता चुनता है, उसे पर्पस मिल जाता है। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। वो जागता है तो उसके भीतर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्टेनिटी होती है। वो जानता है उसने जो देखा है वो सिर्फ एक रैंडम ड्रीम नहीं है, उसने ह्यूमैनिटी की एक पॉसिबिलिटी देखी थी, एक ऐसी पॉसिबिलिटी जिसमें इंसान दूसरे इंसान को इस्तेमाल करने के बजाय प्यार कर सकता है, जहाँ हैप्पीनेस का मतलब किसी को हराना नहीं बल्कि किसी के साथ खुश होना है, जहाँ फ्रीडम का मतलब अपनी हर इच्छा पूरी करना नहीं बल्कि दूसरे इंसान की फ्रीडम का भी सम्मान करना है। और वह डिसाइड करता है मैं लोगों को ये बात बताऊंगा। लेकिन जब कहानी का एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्सा शुरू होता है, लोग उसकी बात सुनते हैं और हंसते हैं, उसे रेडिकुलस कहते हैं। कुछ लोग उसे आइडियलिस्ट समझते हैं, कुछ कहते हैं तुम दुनिया को नहीं बदल सकते हो। और ऑनेस्टली हमारी दुनिया में भी यही होता है। अगर आप किसी से कहें सबके साथ प्यार से रहो तो शायद वो मुस्कुरा देगा। अगर आप कहें ईमानदार रहो चाहे नुकसान ही क्यों ना हो, तो कई लोग बोलेंगे प्रैक्टिकल बनो। अगर आप कहें दूसरे की सफलता से जेलसी मत करो, तो कोई कहेगा ऐसी दुनिया ऐसे ही चलती है। और अगर आप कहेंगे लोगों के बिना किसी सेल्फिश मोटिव के प्यार करो, तो शायद सबसे कॉमन जवाब होगा नोबडी डज दैट।
यही दुनिया हमारे प्रोटैगनिस्ट के सामने भी खड़ी थी। लेकिन अब उसमें एक फंडामेंटल चेंज आ चुका था। पहले वो सोचता था अगर दुनिया इम्परफेक्ट है तो मैं भी मीनिंगलेस हूँ। अब वो सोचता है दुनिया इम्परफेक्ट है इसलिए शायद मुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन डिफरेंस देखिए, पहले उसका कंक्लूजन था नथिंग मैटर्स, अब उसका कंक्लूजन है एवरीथिंग मैटर्स। और यही ट्रांसफॉर्मेशन इस कहानी का दिल, हार्ट, सब कुछ है। लेकिन अब एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर उसने इतना पावरफुल ट्रूथ डिस्कवर कर लिया था तो उसने शुरुआत में उस छोटे बच्ची की मदद क्यों नहीं की? याद कीजिए, वही बच्ची जो रोते हुए उसके पास आई थी, वही बच्ची जिसने उससे हेल्प मांगी थी और उसने उसे इग्नोर कर दिया था। लेकिन शायद उस बच्ची ने ही उसे बचाया। ये कहानी का सबसे ब्यूटीफुल पैराडॉक्स है। वो आदमी सोच रहा था कि वो मरने जा रहा है, लेकिन वास्तव में उस रात उसकी पुरानी सोच मरने वाली थी और एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी। उस बच्ची की सफरिंग ने उसे एक ऐसी चीज महसूस कराई जिसे उसका फिलॉसफी नहीं समझा पा रहा था, एम्पैथी। आप किसी दूसरे के दर्द को फील क्यों करते हैं? अगर लाइफ सिर्फ सर्वाइवल है तो किसी स्ट्रेंजर का दर्द आपको क्यों डिस्टर्ब करता है? अगर मोरालिटी मीनिंगलेस है तो गिल्ट क्यों होता है? अगर प्यार सिर्फ बायोलॉजी है, सेक्रीफाई इतना पावरफुल क्यों लगता है? अगर रैशनैलिटी ही सब कुछ है तो कभी कभी हम किसी को बचाने के लिए अपनी रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट के खिलाफ क्यों चले जाते हैं? दोस्तोयेव्स्की इन सवालों का टेक्स्ट बुक आंसर नहीं देते। वो हमें एक आदमी के ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आंसर महसूस करवाते हैं। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा रियलाइजेशन। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया को बदलने के लिए हमें कोई बड़ा काम करना पड़ेगा, एक रिवॉल्यूशन, एक मूवमेंट, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत पैसा, बहुत पावर, बहुत फॉलोअर्स। लेकिन दोस्तोयेव्स्की का प्रोटैगनिस्ट इससे बिल्कुल अलग कंक्लूजन तक पहुंचाता है। वो कहता है शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है, एक इंसान से, एक रिलेशनशिप से, एक एक्ट ऑफ काइंडनेस से, एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन से, एक बच्चे के आंसू को सीरियसली लेने से, एक व्यक्ति को बिना जजमेंट के सुनने से। क्योंकि अगर ह्यूमन बीइंग एक दूसरे के साथ अपने छोटे छोटे इंटरैक्शन बदल दे तो शायद सोसाइटी भी बदल सकती है। और यहाँ स्टोरी का कनेक्शन मॉडर्न लाइफ से बहुत स्ट्रांग हो जाता है। हम कहते हैं सोसाइटी बहुत खराब है, लेकिन सोसाइटी आखिर है क्या? हम, आप, मैं, हमारे रिलेशनशिप, हमारी फैमिली, हमारे वर्क प्लेस, हमारी कन्वर्सेशन, हमारे छोटे डिसीजन। अगर हम हर जगह थोड़ा सा झूठ बोलते हैं, थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, थोड़ा जेलेसी रखते हैं, थोड़ा ईगो भी रखते हैं, तो कलेक्टिवली वही सोसाइटी बनती है जिसे हम बाद में कंप्लेन करते हैं। इसलिए दोस्तोयेव्स्की का मैसेज बहुत अनकंफर्टेबल है। जिस दुनिया की शिकायत हम कर रहे हैं उसके निर्माण में शायद हमारा भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि इंसान नेचुरली इविल है? नहीं। और यही कहानी की ब्यूटी है। दोस्तोयेव्स्की इंसान को सिर्फ इविल नहीं देखते, वह इंसान को कॉन्ट्राडिक्टरी देखते हैं। हम प्यार भी कर सकते हैं और उसी इंसान से नफरत भी कर सकते हैं। हम सच जानते हुए भी झूठ बोल सकते हैं। हम हैप्पीनेस चाहते हुए भी उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम फ्रीडम चाहते हुए भी दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम पीस चाहते हुए भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। और फिर हम अपने ही बिहेवियर को जस्टिफाई भी करते हैं। यानी ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा बैटलफील्ड बाहर नहीं है, बैटलफील्ड उसके अंदर है। तो क्या सफरिंग जरूरी है? अब ओपनिंग में हमने तो सवाल पूछा था, उस पर वापस आते हैं। क्या खुशी को समझने के लिए सफरिंग जरूरी है? दोस्तोयेव्स्की का आंसर सिंपल नहीं है। वह यह नहीं कहते कि सफरिंग अच्छी चीज है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट की जर्नी हमें दिखाते हैं, समझाते हैं कि कभी कभी सफरिंग हमें उन चीजों की वैल्यू समझाती है जिन्हें हम पहले टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब सब कुछ नॉर्मल था उसे लाइफ मीनिंगलेस लगती थी, लेकिन जब उसने पैराडाइज खोते देखा तब उसे पैराडाइज की वैल्यू समझ आई। जब उसने इनोसेंस को करप्ट होते देखा तब उसे इनोसेंस की कीमत समझ आई। जब उसने लव को टूटते देखा तब उसे लव की पावर समझ आई। शायद इसीलिए इंसान कई बार जो उसके पास है उसकी वैल्यू तब समझता है जब वो उसे खोने लगता है। और अब सबसे बड़ा सवाल,
क्या एक इंसान का प्यार सच में दूसरे इंसान की जिंदगी बदल सकता है? दोस्तोयेव्स्की का आंसर है यस। लेकिन यह लव का मतलब रोमांटिक लव नहीं है। लव का मतलब है किसी दूसरे इंसान के एग्जिस्टेंस को जेन्युइनली इंपॉर्टेंट मानना। जब आप किसी को यह फीलिंग देते हैं तुम मैटर करते हो, तो उसके अंदर कुछ बदल सकता है। एक बच्चे के लिए, एक पेरेंट के लिए, एक फ्रेंड के लिए, एक स्ट्रेंजर के लिए कभी कभी सिर्फ इतना कहना आई एम हियर फॉर यू ओनली किसी की पूरी जिंदगी में एक नई शुरुआत बन सकता है। और यही छोटी बच्ची ने अनजाने में किया। उसने उस आदमी को बचाया, लेकिन उसे बचाने के लिए उसे कोई फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, उसने सिर्फ मदद मांगी। तो फिर रेडिकुलस कौन था? यहाँ टाइटल का असली मीनिंग सामने आता है। वो आदमी खुद को रेडिकुलस कहता है, लेकिन आखिर में क्या वो सच में रेडिकुलस था? या शायद रेडिकुलस वो सोसाइटी थी जो प्यार को नेफ समझती है, वो कंपैशन को वीकनेस समझती है, ऑनेस्टी को इम्प्रैक्टिकल समझती है और आइडलिज्म पर हंसती है। और शायद दोस्तोयेव्स्की हमसे पूछ रहे हैं, अगर पूरी दुनिया किसी गलत चीज को नॉर्मल मानने लगे तो क्या सही चीज के लिए खड़ा होना रेडिकुलस कहलाएगा? अगर हाँ, तो शायद हम भी थोड़ा रेडिकुलस होने की जरूरत है। कहानी की शुरुआत में हमारा प्रोटैगोनिस्ट कहता है नथिंग मैटर्स। कहानी के बीच में वो देखता है ह्यूमन बींग्स कैन डिस्ट्रॉय पैराडाइज, और कहानी के अंत तक वो डिस्कवर करता है ह्यूमन बींग कैन ऑल्सो रीबिल्ड इट। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तोयेव्स्की हमें कोई परफेक्ट वर्ल्ड बनाने का फॉर्मूला नहीं देते। वो हमें बताते हैं कि पैराडाइज कोई जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं है, पैराडाइज एक ह्यूमन पॉसिबिलिटी है, जो उसी तरह हेल भी। वो अपने रिलेशनशिप में पैराडाइज बना सकते हैं, उन्हीं रिलेशनशिप को वो हेल भी। एक फैमिली प्यार से भी भरी हो सकती है या ईगो और रिसेंटमेंट से भी। एक मैरिज कंपेनियनशिप हो सकती है या कंट्रोल हो सकती है। एक फ्रेंडशिप सपोर्ट हो सकती है या कंपटीशन हो सकती है। एक वर्क प्लेस ग्रोथ की जगह हो सकती है या फिर इनसिक्योरिटी का बैटल फील्ड। एनवायरमेंट हमेशा अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ह्यूमन बिहेवियर ऑल्सो मैटर्स। और शायद इसलिए जब वो आदमी फाइनली अपनी जिंदगी को मीनिंग देता है तो उसे कोई नया रिलीजन नहीं मिलता, कोई करोड़ों रुपए नहीं मिलते, कोई फेम नहीं मिलता, कोई पावर नहीं मिलती। उसे मिलती है एक सिंपल सच्चाई, प्यार। दूसरे इंसान को सच में देखना, उसके दर्द को महसूस करना, उसकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना और बिना किसी गारंटी के फिर भी अच्छा करना। और अब आखिरी सवाल, क्या रैशनैलिटी अलोन लाइफ को मीनिंग दे सकती है? अकेले लाइफ को मीनिंग दे सकती है? शायद नहीं। लॉजिक हमें बता सकता है कि कोई चीज कैसे काम करती है, साइंस हमें बता सकती है यूनिवर्स कैसे बना, साइकोलॉजी हमें बता सकती है हमारा ब्रेन कैसे बिहेव करता है, लेकिन मुझे किसके लिए जीना चाहिए, मुझे किससे प्यार करना चाहिए, मुझे सफरिंग के बावजूद अच्छा क्यों रहना चाहिए, इन सवालों का जवाब सिर्फ कैलकुलेशन से नहीं मिलता। क्योंकि इंसान सिर्फ रैशनल क्रिएचर्स नहीं है, हम सभी में इमोशन है, मेमोरी है, प्यार है, कॉन्शियसनेस है, और सबसे बढ़कर हम कनेक्शन की तलाश में हैं। और यही था द ड्रीम ऑफ रेडिकुलस मैन खत्म होती है। लेकिन शायद असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि दोस्तोयेव्स्की का प्रोटैगोनिस्ट ड्रीम से जाग गया था। लेकिन अब सवाल हमारे सामने है, हम कब जागेंगे? हम किस झूठ को सच समझकर जी रहे हैं? किस रिलेशनशिप में प्यार की जगह ईगो आ गया है? किस इंसान को हमें बिना समझे जज कर दिया है और किस हैप्पीनेस को हम कंपैरिजन में खो रहे हैं? और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर हमें पता चल जाए कि जिंदगी का मीनिंग बाहर नहीं हमारे व्यवहार में छिपा है, तो क्या हम आज से अपनी दुनिया में थोड़ी सी बदलाव शुरू कर सकते हैं? शायद यही दोस्तोयेव्स्की का सबसे पावरफुल मैसेज है। दुनिया को बदलने से पहले इंसान को अपने भीतर की दुनिया बदलनी पड़ती है। और शायद एक परफेक्ट वर्ल्ड की शुरुआत किसी रिवॉल्यूशन से नहीं होती, वह एक इंसान से शुरू होती है, एक छोटी सी काइंडनेस से, एक सच से, एक माफी से, एक प्रेम से, और कभी कभी एक छोटे बच्चे की आवाज सुन लेने से। क्योंकि अगर हम सिर्फ सरफेस स्टोरी देखेंगे तो हमें लगेगा एक आदमी सुसाइड करना चाहता था, एक बच्ची मिली, वो सोया, ब्यूटीफुल वर्ल्ड का ड्रीम आया, उससे वर्ल्ड में करप्शन आया, वो जाग कर बदल गया। बस नहीं, असल में ये पूरी कहानी ह्यूमन सिविलाइजेशन और ह्यूमन कॉन्शियसनेस का एक एक्सपेरिमेंट है। और इस एक्सपेरिमेंट में दोस्तोयेव्स्की हमसे पूछते हैं, अगर इंसान को बिना किसी कमी के एक परफेक्ट वर्ल्ड दे दिया जाए तो क्या वो खुश रहेगा? और इसका आंसर है
बहुत अनकंफर्टेबल है।